वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड टेक्निक को लेकर है। आज मैं इकोनॉमिक प्लानिंग एंड टेक्निक के अंदर जो बात करने जा रहा हूँ, बेसिकली आज जो है हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे। पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या होती है? बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर एक ऐसी प्लानिंग होती है जो कंट्री पूरे साल के लिए या काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए जो प्लानिंग करता है वो कहलाती है प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग। बेसिकली इसका एरिया या इसका टाइम ऑफ पीरियड होता है कि 20 साल, एक 20 साल, 25 साल या उससे कई गुना ज्यादा सालों की प्लानिंग होती है। गवर्नमेंट जो है ये प्लान इसलिए ड्रॉ करती हैं क्योंकि उनको जो है वो अपना सोशियो इकोनॉमिक कल्चर जो है वो वेरीफाई करना होता है और उसे बढ़ाना होता है, उसे कूप अप करना होता है। तो बेसिकली इस तरह के प्लान ऐसे होते हैं कि जैसे कोई आबादी के हिसाब से प्लानिंग है, कोई नदी की प्लानिंग है, कोई नालों की प्लानिंग है। तो ये रिसोर्सेज की जो प्लानिंग होती है, ये रिसोर्सेज की प्लानिंग जो है इकोनॉमिकली की जाती है और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ही कंसीडर किया जाता है इन्हें। दरअसल अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ये टर्म है ये बेसिकली क्या करती है, ये हमारे लिए हम क्या करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं जिससे क्या होता है, हमारी जो मतलब फोरकास्टिंग होती है करंट सिचुएशन से हम जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि 20 या 21 साल बाद हमारी कंट्री कहाँ खड़ी हुई होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले डेवलप करने के लिए, इसकी प्लानिंग जो डेवलप कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वो एनालिसिस फाइंड करते हैं जो हमें अगले 10 साल, अगले 12 साल या अगले 15 साल के लिए जो कंट्री के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उन्हें अचीव करने के लिए मदद करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये हमारे पास जो है वो हमें फायदा कुछ इस तरह से भी देता है कि हमारे पास एक कंसाइज रिपोर्ट आ जाती है कि अभी हमारे पास ये रिसोर्सेज मौजूद हैं, ये हमारी कंट्री में रिसोर्स मौजूद है और इसको हम इस तरह से यूटिलाइज करते हुए वक्तन फवक्तन हम इसमें ये चेंजेस ला सकते हैं। अब इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एलिमेंट्स हमें लाजमी तौर पे इस एनालिसिस के अंदर देखने पड़ते हैं, या इस प्लान के अंदर हमें लाजमी इन चीज़ों को देखना पड़ता है। पहले तो हम इकोनॉमिक एनालिसिस को देख लेते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या करते हैं, हम तमाम एसेट्स की जो है वो खमियाजा लगाते हैं, उसका एक तखमिया लगाते हैं कि ये जो एसेट्स हैं, ये कितने एसेट्स यहाँ मौजूद हैं हमारे पास, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम उस एसेट्स को देख लेते हैं कि अगर हम इसको इस रिसोर्स पे यूज़ करते हैं तो इससे पे बैक क्या आ रहा है, रिवर्स क्या आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डेमोग्राफिक स्टडीज को देख लेते हैं। डेमोग्राफिक स्टडीज क्या होती हैं कि अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कर जाती है तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हम अपनी कंट्री के अंदर पे कर रहे हैं या बना रहे हैं, उसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये आपका जो है डेमोग्राफिक स्टडीज इस प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग का एक आम बहुत अहम हिस्सा होती है। फिर अगर बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल, अगर हम कोई प्लान क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमने कोई नदी या कोई नाला, कोई रूट बनाना है, कोई वाटर रूट बनाना है, तो वो रूट जब हम बनाएंगे तो वो रूट कहाँ से डेवलप करके किस तरह से गुजरेगा और वो कितना हमें फायदेमंद होगा एनवायरमेंटल के लिए, एनवायरमेंट के लिहाज से, हमारे माहौल के लिहाज से कितना वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो ये तमाम चीजें कॉन्साइजली हम इस प्लान के अंदर शामिल करते हैं, इसको हम स्टडी। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक नई चीज, तो यहाँ क्या होता है कि मजीद हम इसके अंदर क्या देख लेते हैं, टेक्नोलॉजीज को देख लेते हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं वो टेक्नोलॉजीज कितना काम कर पाएंगी या हमारे कितने काम आएंगी, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी का एनालिसिस हमें उससे मिल जाता है। हम टेक्नोलॉजी को एनालिसिस करने के बाद फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से हमें कितना बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसकी फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है कि अगर हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमें यहाँ रोड चाहिए होंगे, यहाँ ब्रिजेस चाहिए होंगे, यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होगा। ये तमाम चीजों का एनालिसिस हमें जायजनी तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर करना होता है, तो हम वो भी एनालिसिस भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कि इससे तो एक तो गवर्नमेंट को ही फायदा हो, लेकिन इससे जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक आपकी सोसाइटी में रहती है, उसको इससे कितना बेनिफिट होगा, हम उसका भी खामियाजा इसी प्लान के अंदर लगाते हैं कि हम अगर ये प्लान को कवर करेंगे तो इस प्लान में हमें कितना बेनिफिट होगा या हम कितना इसमें कूप अप कर पाएंगे, पे बैक कर पाएंगे। अब कुछ ऐसी बात कर लेते हैं कि इसको लागू कैसे किया जाता है और इसका इतलाफ कैसे होता है। तो देखें जी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन या इसके लागू होने का सिस्टम ये होता है, इसको मॉनिटर कैसे किया जाता है। देखें, जब कोई प्लान बनता है तो हम उसके अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज रखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटीज ये होती हैं कि हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल वे में बनाते हैं। अगर हमारे बजट आउट हो जाए, हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाए, हमारी चीजें चेंज हो जाए, तो हम उसके अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ला सकें। तो इस चीज को हम जो है क्या करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करने में
यहाँ पर हमारे थोड़ा सा गैप रह जाते हैं। उसके अलावा हम उसको मॉनिटर ऐसे करते हैं कि हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स से हम कितना गेन, कितना कुप अप कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली मसला ये है कि अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर कामयाब नहीं होता, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक एनुअल प्लानिंग होती है। एनुअल प्लानिंग की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट चेंज होती है, और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद पिछले प्लान को अगले प्लान वाले सुपरवाइज नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लानिंग हमारी यहाँ अंडर डेवलप नेशन के अंदर काम नहीं करती, लेकिन डेवलप नेशन में बहुत ज्यादा काम करती है। देखें जी, प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग जो होती है ना, बेसिकली प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग का प्रॉब्लम ये होता है कि ये गवर्नमेंट जो है वो खमियाजा लगा लेती है कि हमने 10 साल बाद, 20 साल बाद या अगले 15 साल बाद किस जगह खड़े होना है। तो स्टूडेंट्स जब इकोनॉमी में आते हैं तो इकोनॉमिकली उनको भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि बीइंग इकोनॉमिक्स टुडे इस चीज़ को एनालिसिस करना आना चाहिए, ताकि वो उसकी एनालिसिस से ये हासिल कर सकें कि अगर उनको कहीं गेजेटेड किया जाता है, डेजिग्नेटेड होते हैं वो लोग, तो जब वो गेजेटेड होंगे तो ऑलमोस्ट उन्हें ये प्लानिंग्स का ओवरव्यू होना चाहिए, जर्नल थिंकिंग होनी चाहिए कि ये प्लान्स किस तरह से चलते हैं और कंट्री किस तरह से सफर करती है इन प्लान्स को। तो बेसिकली ये तमाम बातें जो है समझाना स्टूडेंट को इसलिए जरूरी है कि उनका जो प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग के लिए परसेप्शन है वो क्लियर हो जाए, ताकि वो आगे मजीद अपनी फील्ड को कैरी कर सकें और फील्ड को समझ सकें।